नमस्कार। हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा के दौरान हमने आपको कई नेताओं से मिलवाया, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से बात कराई और समझने की कोशिश की कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक तिवारी जी, समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। इसके साथ ही परशुराम सेना जो ब्राह्मणों के लिए काम कर रही है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अ, अभिषेक जी, मेरा पहला सवाल तो यही है, आप युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। युवाओं के बीच जब हम अभी जा रहे थे तो बड़ा बुलडोजर का मामला था कि भाई बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पे, तो योगी सरकार से युवा थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर के खुश नज़र आए, क्या कहेंगे? देखिए, हम इसी बात को कहने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में आए हुए हैं और इस बात को हम लोगों को मानना भी पड़ेगा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिशा में विद्यार्थियों और नौजवानों को मोड़ा जा रहा है, वो दिशा बहुत खतरनाक है। विद्यार्थियों और नौजवानों के पहले सवाल उनकी शिक्षा और रोजगार से जुड़े हुए होने चाहिए और आज उत्तर प्रदेश की सरकार इन 5 वर्षों के अंदर खास तौर पे पूरे देश की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी उन सवालों से नौजवानों को मोड़ने का काम कर रही है। यानी कि जो शिक्षा और रोजगार के सवाल नौजवानों के होने चाहिए, वो बम बुलडोजर और धर्म की तरफ भेजने की कोशिश हो रही है। हम उन्हीं सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, विद्यार्थियों के सामने जा रही है और उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी और नौजवान पूरे इलेक्शन के दरमियान, आपने 4 चरण का चुनाव देखा होगा कि नौजवानों ने इनका बम बुलडोजर और धर्म के जो एजेंडे थे उसको नकारने का काम किया। हम महसूस करते हैं कि शिक्षा और रोजगार उनके लिए एक बड़ा सवाल है और बड़ी ज़रूरत है और वो हमारे साथ में आ रहे हैं। तिवारी जी, मैं एक चीज़ ये भी समझना चाहूँगा कि भई आप युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोज़गारी को लेकर के लगातार अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जब हम युवाओं से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि भई रोज़गार तो हमें सरकार ने दिया, कुछ जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, पार्टी से जुड़े हुए युवा हैं, वो ज़रूर नाराज़ दिखते हैं। लेकिन असल में जो हकीकत है, जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि भई ये जो कागज़ों पे रोज़गार दिया गया, पार्टी कहती है कि भाई रोजगार केवल ये नहीं कि हम उनको सरकारी नौकरी दे दें, हम प्राइवेट नौकरियां उनको हम उसके साथ ही जो संविदा पर नौकरियां हैं वो भी नौकरियां दे रहे हैं। उसके अलावा हम उनको स्वरोजगार की तरफ ले जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे मुद्रा योजना वगैरह आई तो उन्होंने अपना डेटा दिया कि भाई हमने योजना के तहत इतना लोन उत्तर प्रदेश में दे दिया। क्या लगता है, इसको रोजगार नहीं मानेंगे? देखिए, आंकड़ों की बात आप करेंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 4.5 वर्ष तक श्रम और सेवा योजन मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद में इस बात को कहा कि पिछले 4.5 सालों के अंदर श्रम और सेवा योजन मंत्रालय होने के बावजूद भी हमसे झूठे आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि किस तरीके से आंकड़ों का खेल भारतीय जनता पार्टी करती थी। आप देखेंगे स्वरोजगार की तरफ पूरे कोविड कार्यकाल के दौरान, कोरोना काल के दौरान जो मनरेगा योजना थी, यानी कि जो प्रवासी अप्रवासी मजदूर थे जो बाहर से आए हुए थे उस दौरान, उस मनरेगा में काम देने की वजह से वो कहते थे कि नहीं, हमने इनको बहुत सारे मजदूरों को जो बाहर से आए हुए हैं, हमने उनको रोजगार दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ये श्वेत पत्र इस चुनाव के अंदर नहीं जारी कर पा रही है कि वास्तव में किस क्षेत्र में हमने कितने रोजगार दिए हैं। तो ये जो आंकड़ों का खेल है, इस आंकड़ों की बाजीगरी करना भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई भी राजनीतिक दल नहीं जानता है। सवाल ये है कि इन 5 वर्षों के अंदर आप 2012 से लेकर 17 तक उठाकर देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं, जिन भी क्षेत्रों में हुई हैं, जिन भी परीक्षाओं में हुई हैं, उन परीक्षाओं में और 2017 से लेकर 22 तक आप देख लेंगे तो बहुत सारी कमियां रही हैं और वो 5 वर्ष नौजवानों के निकल गए। बहुत सारी परीक्षाओं के लिए ओवर एज हो गए नौजवान हमारे। तो ये महसूस हो रहा है, अपने आप में महसूस हो रहा है कि भर्तियां आई नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं दी गई और संविदा की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। संविदा एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें नौजवानों का शुद्ध शोषण होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर एक फर्म पर, एक एजेंसी पर एक मैन पावर को डेवलप करते हैं, ले आते हैं और जो 15,000, 10,000, 5,000 रुपया पर उनकी प्रतिभाओं का शोषण होता है संविदा पर, उस संविदा पर अपनी पीठ ठोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हमने संविदा के नाम पर 4.5 लाख और 5 लाख रोजगार दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। इसको उत्तर प्रदेश का नौजवान, जो प्रतिभाशाली नौजवान है, वो महसूस कर रहा है। और एक दूसरा आरोप लगता है, बड़ा गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है समाजवादी पार्टी पर,
और उनके तमाम प्रवक्ताओं को आपने सुना होगा बातचीत में कि जो नौजवान योग्य नहीं हैं, सिर्फ नौकरियों से, सरकारी नौकरियों से या गैर सरकारी नौकरियों से, वही वंचित रह गए। तो ये नौजवानों का सीधा अपमान करने का काम है कि जो नौजवान रोजगार मांग रहा है, जो लखनऊ में धरना दे रहा है, भर्तियों की मांग कर रहा है, उसको आप सीधे सीधे अयोग्य घोषित कर दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का एक हिडन एजेंडा होता है कि अगर शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं, जैसे प्रेरणा ऐप का विरोध किया तमाम शिक्षक संगठनों ने, तो इस बात को प्रमाणित करने की कोशिश होती है कि वास्तव में शिक्षक कामचोर हैं, वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, इस वजह से वो प्रेरणा ऐप का विरोध कर रहे हैं। तो एक उनका पूरा एक एजेंडा बना हुआ है कि कैसे हमारे खिलाफ, यानी कि हमारी विचारधारा से, हमारी नीतियों से जो भी असहमत लोग हैं, उस असहमत की उसको स्वर को कैसे दबाया जाए, इस बात की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है और इसको विद्यार्थी और नौजवान, यहाँ का आम जनमानस भली बात जान चुका है। तिवारी जी, आपने बात की कि भाई नौजवान जो है संविदा में उनका शोषण होता है, तो अगर सरकार बनती है तो पूरी तरीके से संविदा की प्रक्रिया खत्म कर देंगे क्या? देखिए, निसंदेह हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान मुख्यमंत्री है और उनका एक बड़ा विजन है, खास तौर पे यूथ्स को लेकर। वो इस बात को महसूस करते हैं और तमाम पार्टी के अधिवेशनों में ये चर्चा भी हुई कि संविदा की जो प्रक्रिया है वो नौजवानों का शुद्ध शोषण है और हम लोगों ने इस पर काम भी करना शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के झूठे और लोक लुभावन वादों में उत्तर प्रदेश की जनता आई और उनको प्रचंड बहुमत दिया और वो जो प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया से हम नौजवानों का शोषण रोकने का काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं रुका। और निसंदेह हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको और पूरी ईमानदारी से इस बात को कहते हैं कि 2022 में 10 मार्च के बाद में हमारी सरकार आने जा रही है और सरकार के अंदर सबसे पहले संविदा की जो प्रक्रिया है, संविदा की प्रक्रिया को सुधार के तौर पर हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि ताकि उस प्रक्रिया से, संविदा की नौकरियों से नौजवानों का शोषण ना हो सके। चलिए तिवारी जी, आप बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि भाई 10 मार्च के बाद सरकार आ जाएगी, लेकिन अगर कहीं नहीं आई, कहीं कुछ कमी रह गई, तो ईवीएम तो जिम्मेदार नहीं हो जाएगी इस बार? नहीं, ईवीएम की इस बार मौका उत्तर प्रदेश की देवतुल्य और आराध्य जनता देने वाली नहीं है। हर उस बेईमानी को का जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता तैयार है, आवाम तैयार है कि इस बार वो होना नहीं है जो मामूली गड़बड़ियां होती थी, जिन पर प्रकाश दिया जाता था। और हम ही नहीं कहते हैं, हो सकता है समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने की वजह से आप हमारी बात को ना माने, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया ने भी इस बात को कहा और पूरे देश के अंदर एक बड़ी चर्चा हुई इस सवाल पर, ईवीएम की हैकिंग को लेकर, ईवीएम में गड़बड़ियों को लेकर। और आप देखते भी होंगे कि विभिन्न चुनावों के अंदर लगातार कुछ न कुछ कमियां ईवीएम में रहती हैं। तो ये सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा पहले सवाल था, वो सवाल तो हमारा अभी भी है और क्योंकि वो प्रासंगिक है। अच्छा अभिषेक जी, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जितने जो बीजेपी की सरकार कार्रवाई कर रही है, योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है, जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये कोई राजनीतिक विद्वेष के तहत ये कार्रवाई हो रही है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये पूरे उत्तर प्रदेश में देखा गया कि आपने उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि देखी होगी, राजनीतिक और सामाजिक खास तौर पे। पहले जो अपराध हुआ करते थे, वो अपराध 2 गुटों में हुआ करते थे, 2 गैंग्स में हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के बीच में हुआ करते थे। इन 5 सालों के अंदर रणनीति को भारतीय जनता पार्टी ने बदला, यानी कि उनकी विचार से, उनके राजनीतिक दल से जो भी असहमत लोग थे, वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कितने भी प्रभावशाली हों, उनके ऊपर कार्यवाही करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया। और उनके विपक्ष के जो गुट और गैंग थे, मैं आगे अपनी बात में उस बात को कहूंगा, जो गुट थे उनको उन्होंने सरकारी माफिया बनाने का काम किया। इसी वजह से ये लग रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं, यानी कि जो दूसरे राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, उन पर कार्रवाइयां बहुत तेजी से हुई हैं। आप देख रहे होंगे कि एक ताजा उदाहरण है कि जौनपुर जिले के एक माफिया हैं, पूर्व सांसद है धनंजय सिंह। उन पर एक 120B का आरोप लगता है, हत्या की साजिश का आरोप लगता है। और जिस दिन उनको नामांकन करना रहता है, एक दिन पहले उत्तर प्रदेश की STF उनको उसमें केस डायरी के में से
120 बी का आरोप से उनको मुक्त कर देती है। तो ये प्रमाणित करता है कि दूसरे दिन आपको नॉमिनेशन करना है और एक दिन पहले उस आरोप से आपको मुक्त कर दिया जाता है। तो ये जो तरीका उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है कि सीधे ना घटनाएं करके आपके जो विरोधी हैं, दूसरे दलों के जो लोग हैं, उन पर कार्यवाहियां करने के लिए हम सरकार का इस्तेमाल करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यही देखने को मिला है। लाल टोपी लगाई हुई है आपने, बड़ा प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लाल टोपी पे बड़े-बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लाल रंग जो है वो क्रांति का प्रतीक है और जो लाल सवाल हो रहे हैं, जो आपने 2017 से लेकर 22 तक किया है, जिन वायदों के साथ में जिस संकल्प पत्र को लेकर आप उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष आए थे, हम आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया और इसके साथ साथ में ही उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने की भी जिम्मेदारी हम लोगों को दी और पूरी ईमानदारी से इन 5 वर्षों के अंदर एक मजबूत और ईमानदार विपक्ष का काम हम लोगों ने किया। तो अब जो वो सवाल जो जनता के बीच में किए थे आपने, हम सिर्फ उनको याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि आपने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, आपने कहा था कि हम 70 लाख रोजगार देंगे, आपने कहा था कि नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर सारे विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव होंगे। इन जैसे तमाम सवाल, तो जब जनता के सवाल प्रतिनिधि के तौर पर समाजवादी पार्टी उठा रही है तो वो इनको बुरा लग रहा है। उस लाल रंग से इनको खासी नफरत है क्योंकि ये 5 वर्षों के अंदर सिर्फ इन्होंने 2 काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 ही काम रह गए हैं, काटो फीता और बदलो नाम। जिस तरीके से इन्होंने डायल 100 को 112 कर दिया, 108 एम्बुलेंस से समाजवादी शब्द हटा दिया, तो इनको समाजवादी शब्द से और इस लाल रंग से नफरत है और उनके जो कार्य हैं उन पर कोई सवाल ना करे, इस बात से नफरत है। इसीलिए वो लाल रंग से बहुत दूर रहते हैं और डरते भी हैं। अच्छा, लगातार जो है आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी दिनचर्या को लेकर के सवाल उठाते हैं योगी आदित्यनाथ जी। आपकी पार्टी के नेता हैं, क्या लगता है 12 बजे सोकर उठते हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि एक आभासी दुनिया में योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में ऐसे बयानों की, भाषाओं की गरिमा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि शीर्ष नेतृत्व से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण नहीं रह गया है क्योंकि वो लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तो इसलिए वो तमाम तरीके ढूंढ रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो इस बात को कहते हैं कि लखनऊ के अंदर मुख्यमंत्री आवास के बगल में ही सटा हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे आवास है। अगर उनको मुख्यमंत्री आवास से ये दिख रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 12 बजे सोकर उठ रहे हैं, तो निसंदेह पड़ोसी होने के कारण से मुख्यमंत्री आवास से जो चिलम का धुआं उठ रहा है, जो उठता हुआ धुआं है, वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिख रहा है। तो भाषा की गरिमा को योगी आदित्यनाथ जी को बनाकर रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकारी लोगों को बनाकर रखना चाहिए। तो अगर आरोप लगेंगे और बात निकलेगी तो निसंदेह बहुत दूर तलक जाएगी। तो तिवारी जी, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा। राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में काफ़ी जोर शोर से उठाया जा रहा है, उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन अभी जब हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान अयोध्या गए, वहाँ पर लोगों से बात की, तो एक भाजपा के नेता मिले, उन्होंने बताया कि भाई अखिलेश जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बार बार जो है अयोध्या की जगह फैजाबाद फैजाबाद कहा। हमने भी उस क्लिप को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखा तो बार बार फैजाबाद कह रहे थे। अयोध्या से ऐसी क्या समस्या है? नहीं, हमें किसी नाम से समस्या नहीं है। सवाल यह है कि शीशा टूटा कि बचा, सवाल यह है कि पत्थर किधर से आया। तो ये जो अयोध्या, फैजाबाद, इलाहाबाद और प्रयागराज की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ यही करने का काम किया कि एक जो आवरण है उस पर दूसरा आवरण उड़ाकर अपना नाम लेने की कोशिश की। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर निर्माण करने की उस पर एक जजमेंट आया, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहते तो राम मंदिर का निर्माण ना होता? या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी रहता योगी आदित्यनाथ जी के अलावा, क्या राम मंदिर का निर्माण ना होता? वो कहते हैं इतनी भव्यता से तो नहीं होता। नहीं, ये इसीलिए कह रहा हूं ना मैं कि आभासी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर आ गई है कि जो भी कर सकते हैं बेहतर ढंग से सिर्फ हम कर सकते हैं, हम जनता की बेहतरी कर सकते हैं और कोई राजनीतिक दल उस एजेंडे को लेकर या उस बात को लेकर वो पूरा नहीं कर सकता है।
तो ये थे अभिषेक तिवारी जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए, बताया कि आगे का लक्ष्य क्या है, किस तरीके से वो काम करने की तैयारी में है, अगर सरकार आती है तो किन मुद्दों पर सबसे पहले काम करेंगे। हम आपको देते रहेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव का हर एक अपडेट और साथ में मिलवाते रहेंगे ऐसे ही कुछ और नेताओं से। जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ।